हेलो डियर, जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है, पहला प्रश्न है 50वां नंबर वीडियो का कि आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत जो आईसीडीएस जो कार्यक्रम होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके तहत हर एक के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने संख्या पर होती है। मतलब एक सेंटर के लिए कितने जनसंख्या को एक आंगनबाड़ी वर्कर क्या करती है, क्लियर करती है, कवर करती है। तो लगभग एक सेंटर जो होता है 1000 संख्या के ऊपर बनाया जाता है और लगभग वो एक वर्कर के द्वारा, आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा चलाया जाता है। तो लगभग यह 1000 की जनसंख्या को कवर करता है। समझ गए। आगे का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि दूसरा प्रश्न है, डॉट्स का पूर्ण रूपेण क्या होता है। तो आपको पहले से पता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देखा गया उपचार लघु कोर्स होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जिसका आंसर होगा, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में दे दिया गया है, बट इसका फुल फॉर्म होगा डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, शॉर्ट कोर्स C4 कोर्स होता है, जो कि सी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन C4 कोर्स भी इंक्लूड रहता है डॉट्स का पूर्ण रूप। समझ गए। आगे है, ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे कहता है कि केंद्रीय जन्म और पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार मृत्यु की घटना को पंजीकृत करना आवश्यक है कितने दिन के अंदर में। तो आपको पता है, यह प्रश्न मैंने पहले भी करा दिया कि जन्म हो या मृत्यु हो, दोनों के पंजीकृत करवाना कितने दिन के अंदर में करवाना चाहिए। तो वह 21 दिन के अंदर में, चाहे किसी का डेथ हो जाए, चाहे किसी का जन्म हो, उसके 21 दिन के अंदर में पंजीकृत करवाना जरूरी है। पहले भी बताए हैं। समझ गए। और ये जो मैं अभी प्रश्न करवा रहा हूँ, यह प्रश्न जो है माय डियर, यह प्रश्न किसका है पता है। अगर आप इसको सोल्व कर ले रहे हैं तो समझिए आपके एएनएम का बहुत अच्छा तैयारी है। किसका ये पेपर है बता दूँ, यह पेपर आपका CHO का है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है। समझिए, अगर इस पेपर को आप सोल्व कर ले रहे हैं, मतलब आपका तैयारी एएनएम के लिए बहुत अच्छा है। समझ गए। ये 50 क्वेश्चन में से अगर आप 40 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, मतलब आपका तैयारी बढ़िया है। समझ गए। तो यह प्रश्न CHO का है। अब ये मत कहिए कि आप हमें CHO का पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि एक नर्सिंग का ही क्षेत्र है। एएनएम भी आपका एक नर्सिंग से ही रिलेटेड क्षेत्र है। जीएनएम हो, बस डिफरेंस ये होता है कि एएनएम आपका कम डीपली में जाता है, जीएनएम थोड़ा ज़्यादा डीपली में जाता है। उसके ऊपर BSc नर्सिंग और ज़्यादा डिटेल में जाता है, लेकिन सबका जो बेसिक चीज़ होता है सेम होता है। तो ये मत कहिए कि हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं। हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपको आउटसाइड लगेगा तब कहिएगा। समझ गए ना। देखिए, BCG का वैक्सीन लगाने के लिए सबसे आम साइट कौन सा है, सबसे आम खास जगह कौन सा है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है BCG वैक्सीन के लिए। लेफ्ट बाई जांघ में, दाहिना जांघ में, ठीक है ना, बायां डेल्टॉइड में। समझ गए ना, लेफ्ट डेल्टॉइड में और दायां डेल्टॉइड में। अब डेल्टॉइड क्या है आपको पता होना चाहिए, डेल्टॉइड मसल्स होता है। तो आपको पता है कि BCG तो मसल्स में ही आपके यहाँ पे देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी होता है राइट डेल्टॉइड। समझ गए, राइट डेल्टॉइड इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। डेंगू रोग वाहक है, डेंगू रोग वाहक है, ये तो हम पता है, आपको भी पता है, बट किसके कारण होता है। तो डेंगू मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, कमेंट कीजिए। हाउस फ्लाई के क्या होता है, और एनेफ्लीज मच्छर से क्या होता है। तो मादा एनेफ्लीज से क्या होता है जरूर बताइए, क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है जरूर बताइए। इन चारों जो किट दिया हुआ है, इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। तैयारी बेस्ट है तो समझ गए, लिख दीजिए, जरूर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, एडिस एजिप्टाई के कारण डेंगू होता है। आगे है माय डियर, कहता है नींद आने में या नींद बरकरार रखने में कठिनाई को कहा जाता है। कहता है नींद आने में कठिनाई या नींद बरकरार रखने में कठिनाई, मतलब नींद को रोक पाना में अगर कठिनाई हो रहा है तो इसे स्मृति लोप नहीं। स्मृति लोप का मतलब क्या होता है कि जिसे एमनेसिया कहते हैं, मतलब मेमोरी लॉस होना। समझ गए, स्मृति लोप। अनिद्रा, नर्कोलेप्सी, हाइपरसोमनिया। तो हाइपरसोमनिया का मतलब होता है नींद बहुत ज़्यादा आना। ठीक है, तो ये हाइपर सोमनिया होगा। अनिद्रा नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी होता है कि आपको कठिनाई होता है। समझ गए, यहाँ पे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सॉरी माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, नींद आने में कठिनाई होना या नींद को बरकरार रखने में कठिनाई अगर किसी व्यक्ति को होता है ना, तो उससे हम लोग अनिद्रा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंसोमनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसोमनिया कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अनिद्रा कहते हैं, यानी नींद को ना आना, नींद में कठिनाई होना। नार्कोलेप्सी नहीं होगा, मैंने इसलिए बता दिया था क्योंकि ये जो ऑप्शन है उल्टा हो गया था। समझ गए ना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, 20 सही होगा। समझ गए। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके,
यहाँ पे जो सी वाला जो लिखा है ना, ए सी वाला नहीं होगा, उल्टा ऑप्शन होने के कारण ये लिखा, बी आंसर राइट होगा, इंसोमेनिया। समझ गए। आगे है माय डियर, यहाँ पे एक अच्छे प्रश्न है। कहता है नेबुलाइजेशन प्रदान करते समय नेबुलाइजेशन कक्ष में रखे गए घोल की मात्रा कितनी होती है। अब नेबुलाइजेशन हम किसी को प्रदान करते हैं माय डियर, तो ध्यान दीजिएगा कि नेबुलाइजेशन प्रदान करते समय नेबुलाइजेशन कक्ष में रखे गए घोल की मात्रा कितनी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता होनी चाहिए कि कितनी घोल होती है नेबुलाइजेशन कक्ष में। तो माय डियर, जो घोल होता है नेबुलाइजेशन में प्रयुक्त किया जाता है वह 3 ml होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब पूछे गए प्रश्न है एग्जाम में। कटे होठ की मरम्मत के बाद शिशु की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। कहता है एक, चूंकि कटे होठ हो चाहे कटे तालू हो, यह एक जो है जन्मजात रोग होता है बच्चा में। अब इसको जो मरम्मत होता है तो इसके बाद शिशु की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। उल्टी को रोके, एक पेटेंट वायु मार्ग का रख रखाव, पेरेंटल फ्लूइड इन्फ्यूजन को बनाए रखे, और मौखिक स्राव को कम करने वाली दवाएं दे। तो इसका राइट आंसर क्या है, एक पेटेंट वायु मार्ग का रख रखाव। समझ गए। एक तो अगर यहाँ पे है कि एक बच्चा का होठ कटा है, उसके बाद उसको सर्जरी के द्वारा मरम्मत कर दिया गया है, तो उसको सबसे महत्वपूर्ण देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, वह होता है कि वायु मार्ग, यानी एक पेटेंट जो होता है मेंटेनिंग ए पेटेंट ईयर बे, मतलब पेटेंट वायु मार्ग के रख रखाव, बी आंसर राइट होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः मौल मौखिक मार्ग से, मतलब जो है मल और मुंह के द्वारा फैलता है। कौन सा, पोलियो, HIV, खसरा, उपदंश। तो आपको पता है माय डियर कि सिफिलिस को उपदंश कहते हैं, मिजल्स खसरा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोलियो एक ऐसा रोग है जो मल और मुख दोनों मार्ग से फैलता है। समझ गए, पहले से पता है। खसरा किस मार्ग से फैलता है आप जरूर बताइए। HIV आपको पता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है। समझ गए ना। और सिफिलिस भी वही है, आपका यौन रोग ही है। तो ये चीज़ें हो गया। आगे चलिए 10वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहता है 10वां नंबर है, बहुत अच्छा है। कहता है खसरा रूबेला की विशिष्ट विशेषताएं जो इसे जर्मन खसरे से अलग करती है वे हैं। अब आपको पता है जर्मन मिजल्स भी होता है और एक नॉर्मल जो है खसरा होता है। तो कहता है खसरे की विशिष्ट विशेषताएं जो इसे जर्मन खसरे से अलग करता है। तो जर्मन खसरा में क्या होता है जो खसरे को अलग करता है जर्मन खसरे से, तो बुखार और कपलिक दाग, खुजली के साथ धर पर दाने, मतली, उल्टी और पेट में ऐंठन, लक्षण जो सर्दी के समान होते हैं जिसके बाद दाने निकलते हैं। तो माय डियर आपको पता है मिजल्स में बुखार होता है और कॉपलिक स्पॉट दाग निकल आते हैं होठ के आसपास। तो यही होता है जो मिजल्स खसरे से को अलग करता है। समझ गए, जो मिजल्स को जो है जर्मन मिजल्स से अलग करता है दाग और बुखार। समझ गए। आगे है माय डियर, यहाँ पे निम्नलिखित बीमारियों में से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है। निमोनिया, खसरा, छोटी माता, हेपेटाइटिस। तो सबसे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में जो मृत्यु का प्रमुख कारण होता है वह निमोनिया होता है। निमोनिया बहुत ज़्यादा जो है बच्चे को परेशान करता है, खासकर 5 वर्ष से कम वाले को। आगे है, कहता है जब पैर के तलवे को सहलाया जाता है तो वह प्रतिवर्त जिसके कारण बच्चे की पैर की उंगलियां फैल जाती है वह है। और अगर आप चाइल्ड हेल्थ में पढ़े हैं रिफ्लेक्स के बारे में, रिफ्लेक्सेज के बारे में अगर आप पढ़ रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सेज प्रतिवर्त क्या होता है। लगभग 9-10 प्रतिवर्त है जिसको आपको जानना चाहिए। तो एक ऐसा प्रतिबल जिसमें पैर के तलवे को अगर सहलाया जाता है बच्चे को तो उसका जो पैर होता है, पैर की उंगलियां फैल जाता है, फैला देता है। तो यह कौन सा प्रतिवर्ध है। बबिंस्की रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, चूसने वाला रिफ्लेक्स। तो मोरो रिफ्लेक्स वह रिफ्लेक्स होता है जो क्या होता है कि बच्चा जोर से रोने लगता है, हाथ पैर जो है कस के दबाकर। समझ गए। बेवेंस्की रिफ्लेक्स है जिसमें अपनी उंगली के पैर की उंगलियों को फैला देता है। तो यही हमारा राइट होगा। रूटिंग रिफ्लेक्स जो होता है और एक होता है चूसने वाला। समझ गए। तो ये सब रिफ्लेक्स है, आपको याद रखना है। ठीक है। 13 है, कहता है समान बच्चे क्या होते हैं केशिका पुनः भरने का समय। समान बच्चे क्या होते हैं केशिका पुनः भरने का समय। मैं आपको बता माय डियर, यहाँ पे कह रहा है कि कैपिलरी टाइम नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम इन चिल्ड्रेन। बच्चे में कैपिलरी फिल करने का जो नॉर्मल समय होता है कितना होता है। बहुत VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे हिंदी पर थोड़ा अटपटा सा टाइप हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक, यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है, यहाँ पे हिंदी में अटपटा सा दिया है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये है
कि नॉर्मल कैपिलरीज रिफिल टाइम एक बच्चे में कितने होते हैं। नॉर्मल इसी केसिका को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं इंग्लिश में। तो नॉर्मल कैपिलरीज को फिल करने का समय एक बच्चे में कितना होता है, तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 सेकेंड से कम में यह जो है बच्चे में रिफिल हो जाता है। नवजात शिशु का आयु वर्ग, नवजात का क्या मतलब होता है, नियोनेट, समझ गए, नियोनेट। तो नियोनेट जो होता है नवजात, इसे हम लोग 0 से 28 दिन के जो समय होता है उसे हम लोग नवजात के अंदर कहते हैं, समझ गए। और 1 साल तक के आयु वर्ग को शिशु कहते हैं, 1 से 3 साल के आयु वर्ग को हम लोग टोडलर कहते हैं, समझ गए, इसको ध्यान में रखना है। आगे है 15 नंबर, कहता है माय डियर कि एक रक्त शर्करा की निगरानी के लिए नवजात शिशु में सुई चुभाने का स्थान कहाँ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कहता है कि एक बच्चे में अगर आपको ब्लड ग्लूकोज के मॉनिटरिंग करना है, जांचना है, निगरानी करना है, तो एक नवजात में कहाँ पे सुई चुभोकर जो है आप ब्लड को मॉनिटर कर सकते हैं कि ग्लूकोज कितना है। एड़ी पर, हथेली पर, बाह की कलाई पर, टांग पर। तो एड़ी जो होता है वहाँ पर सुई को चुभोकर, समझ गए, वहाँ पे जो है सुई को चुभोकर हील पर, हील राइट आंसर होगा, एड़ी पर सुई को चुभोकर हम ब्लड ग्लूकोज को निगरानी कर सकते हैं नियोनेट्स में, नवजात में। नर्स को पता है कि मधुमेह से पीड़ित मां के नवजात शिशु को किस जटिलता का खतरा है। अब एक आप एएनएम करता है तो आपको पता होगा कि मधुमेह से पीड़ित अगर कोई माँ है तो उसके नवजात शिशु को किस चीज़ का खतरा होगा, किस जटिलता का खतरा होगा, हाइपोग्लाइसेमिया का, या फिर रक्ताल्पता का, या निर्जलीकरण का, या एसिडोस का। तो आपको पता है कि एक शिशु में अगर माँ को मधुमेह है तो एक शिशु को क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा, मतलब ग्लूकोज का कमी हो सकता है बच्चा में, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, समझ गए। यदि यहाँ पे देखिए, यदि HIV पॉजिटिव माँ स्तनपान कराना चुनती है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर एक महिला जो है HIV पॉजिटिव है तो वह माँ के रूप में है और स्तनपान अगर कराना वह समझती है, चुनती है, तो उसे क्या करना चाहिए। शिशु फॉर्मल फीडिंग के साथ वैकल्पिक स्तनपान, 6 महीने तक दूध छुड़ाने तक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के साथ विशेष रूप से स्तनपान कराए, बच्चे को कटोरी और चम्मच से ताज़ा निकाला हुआ दूध पिलाए, स्तनपान केवल रात के समय या जब बच्चा बीमार हो, ठीक है ना, बच्चा बीमार हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बी क्या कहता है कि जब कोई महिला HIV पॉजिटिव हो तो उसे क्या करना चाहिए, स्तनपान अगर वो कराना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, 6 महीने तक दूध छुड़ाने तक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के साथ विशेष रूप से स्तनपान कराएं। अब एक महिला जो HIV पॉजिटिव है, वो माँ बन चुकी है और वह स्तनपान कराना चाहती है तो वह स्तनपान कराएगी, ठीक है, बट ART जो थेरेपी होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो HIV पॉजिटिव वाले को दिया जाता है, तो इसके साथ में वह 6 महीने तक जो है दूध जो है छुड़ाने तक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेकर ही वह स्तनपान कराएगी। ये बात सही है, ठीक है। 18 है, शिशु का जन्म के समय वजन किस आयु के वर्ग में दोगुना हो जाता है। तो आपको पता है 5 से 6 महीने में यह जो एज जन्म के समय जो वजन रहता है वह 5 से 6 महीने में 2 गुना हो जाता है, समझ गए, इसको ध्यान में रखना है, समझ गए, ये पहले भी करा चुके हैं। आगे है, कहता है ऑप्थेल्मिक नियोनेंट्रम किसके कारण होता है। ये भी करा चुके हैं आप लोग को कि ऑप्थेल्मिक नियोनेंट्रम बच्चे के जन्म के बाद 21 दिनों के भीतर अगर आँख से पस जैसे मवाद जैसे अगर निकल रहा है, आँख से आँख सट रहा है, बच्चे का आँख में दिक्कत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वह ऑप्थेल्मिक नियोनेंट्रम होता है और वह जो होता है नाइसेरिया गोनेराई के कारण होता है। यह संक्रमण होता है जो हो सकता है कि आपके जन्म के समय हो गया हो, तो यह निस्टेरियाई गुनेराई के कारण होता है, समझ गए, तो इस चीज़ को याद रखना है। आगे चलिए देखते हैं, 20 नंबर है, कहता है माय डियर 20 नंबर के प्रश्न आपके सामने में है। माय डियर कहता है कि एंटेरियर फ्रंटली जो है वही कहता है अग्रभाग बंद होने का समय, मतलब एंटेरियर फ्रंटली जो है एक शिशु में कब बंद हो जाता है। तो आपको मैं कितना बार बता चुका हूँ कि एंटेरियर बाद में बंद होता है, पहले पोस्टेरियर बंद होता है, जो कि 1 से 1.5 महीने 2 महीने में जो है क्या होता है, बंद हो जाता है पोस्टेरियर। लेकिन एंटेरियर के क्लोजर की बात करेगा तो वह जो है 16 से 18 महीने में बंद होता है और वह 16 से 18 सप्ताह जो है आपका यहाँ पे आंसर राइट होगा, समझ गए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है, ऑप्शन में 4 में से जो देना है 16 से 18 सप्ताह, समझ गए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए।
आगे यहाँ पे चलिए, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आगे देखते हैं। कहता है प्रसव के पहले 3 दिनों में स्तनपान से पीला गाढ़ा स्राव होना क्या कहलाता है? तो प्रसव के प्रथम 1 से 3 दिनों तक जो निकलने वाला स्तनपान से जो तरल होता है, गाढ़ा पीला जो दूध होता है, उसे कोलोएस्ट्रम कहते हैं। समझ गए? कोलोएस्ट्रम कहते हैं, पता है, सब करा ही चुके हैं। टिटनेस में दिखाई देने वाला लैदानिक चिन्ह क्या होता है? तो माय डियर, टिटनेस में अगर किसी को इस प्रकार से क्लिनिकल साइन दिखाई दे तो वह क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी होगा, ओपिस्टोटोमस। ठीक है, ओपिस्टोटोनस, ओपिस्टोथोनस याद रखिएगा, ओपिस्टोथोनस। यह जो है टिटनेस का नैदानिक लक्षण है, जिसमें हाथ पैर में क्या होता है? अकरन सा होता है। समझ गए? लॉक जॉक होता है टिटनेस का मुख्य लक्षण। इस चीज को ध्यान में देना है। आगे है, कहता है विश्व में किशोरों की मृत्यु पर शीर्ष कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कहता है किशोर एडोलेसेंट में मृत्यु दर का शीर्ष कारण क्या है विश्व में, जिसके कारण किशोरों में जो है मृत्यु दर जो है, शीर्ष कारण क्या है इनमें से? तो शीर्ष कारण है ऑप्शन नंबर सी, सड़क या यातायात दुर्घटना। किशोरों में सबसे ज्यादा जो मृत्यु का कारण होता है वह सड़क दुर्घटना, यातायात। ठीक है। आईसीटीसी, आईसीटीसी का अर्थ क्या है? तो आईसीटीसी का अर्थ होता है माय डियर, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा। आईसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। क्या होता है? इंटी यहाँ पे हिंदी में आपका जो है टाइपिंग है, हिंदी में थोड़ा सा ये हो सकता है, बट ये इसका राइट आंसर होता है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एड्स। आईसीटीसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड, समझ गए ना? इंटीग्रेटेड लिख लीजिए, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, समझ गए ना? इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर फॉर HIV एड्स। ओके, आगे चलते हैं। 25 है, किशोरावस्था एक संक्रमणकालीन अवस्था है। समझ गए? किशोरावस्था एक संक्रमणकालीन अवस्था है। राइट आंसर क्या है? किशोर और वयस्का का, बचपन और किशोरावस्था का, बचपन और व्यस्तता का, बचपन और बुढ़ापा का। तो किशोरावस्था एक संक्रमणकालीन अवस्था है, ऑप्शन नंबर सी है। बचपन और जो है वयस्कता, समझ गए? बचपन और वयस्कता का किशोरावस्था एक संक्रमणकालीन अवस्था है। समझ गए? किसके बीच का अवस्था है? मतलब पूछ रहा है कि एडोलेसेंट, किशोरावस्था किसके बीच का जो है संक्रमण का अवस्था, किसके बीच का अवस्था होता है? समझ गए? यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये पूछ रहा है संक्रमणकालीन अवस्था है, किशोरावस्था किसके बीच का अवस्था है? तो किशोरावस्था जो है बचपन और वयस्क के बीच का अवस्था होता है। समझ गए? 18 के बाद वयस्क माना जाता है, तो 18 से पहले और 13-14 के बाद जो अवस्था होता है इसके बीच का, वह होता है किशोरावस्था, एडोलेसेंट। समझ गए? प्रेगनेंसी किट टेस्ट में महिला को गर्भवती कहा जाता है यदि प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है उसमें, प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए जो किट होता है, तो उसमें हम कब कहते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है? उस किट में कब दर्शाता है? तो जब 2 लाइनिंग दिखता है ना, 2 लाइन्स अगर अपीयर हो तो हम कहते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है उस किट में। समझ गए? चलिए आगे है, 27 नंबर का प्रश्न है। कहता है एक ग्राहक नर्स, मतलब एक प्रोफेशनल नर्स है, समझ गए, को बताता है, एक ग्राहक नर्स को बताता है कि उसके अंतिम मासिक धर्म का पहला दिन जो है, अंतिम मासिक धर्म का पहला दिन 22 जुलाई 2018 था, सॉरी 2008 था। प्रसव की अनुमानित तारीख क्या है? अब आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, पहले ही EDD पढ़ा है ना, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालते हैं। तो आप लोग खुद बताइए कि एक महिला है, एक महिला है जो ये बता रही है कि 22 जुलाई 2008 को उसका जो है मासिक धर्म का जो है, आखिरी मासिक धर्म का पहला दिन 22 जुलाई 2008 था। तो आपको बताना है कि उसका लेबर का अनुमानित तारीख क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। मैं पढ़ा चुका हूँ, समझ गए? आप लोग कमेंट कीजिए। 28 नंबर का है। कहता है उच्च रक्तचाप के साथ मूत्र एल्बुमिन के किस स्तर की उपस्थिति उसे प्री एक्लेम्सिया के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त है? अब आप पढ़े होंगे प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया क्या होता है? तो एक्लेम्सिया से पहले प्री एक्लेम्सिया रहता है, जिसमें महिला का शरीर में सूजन, हाइपरटेंशन होता है। समझ गए? मूत्र के माध्यम से प्रोटीन निकलता है, तो उसे प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। समझ गए? और एक्लेम्सिया कब होता है? तो एक्लेम्सिया जब, प्री एक्लेम्सिया का लक्षण जब हाई हो जाए तो उसी को जो है एक्लेम्सिया कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे कहता है उच्च रक्तचाप, जो कि प्री एक्लेम्सिया का एक लक्षण है, इसमें मूत्र में एल्बुमिन के स्तर किस
कितना उपस्थित हो कि उसे प्री एक्लेम्सिया के रूप में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर +2, अगर एल्बुमिन का स्तर +2 दिखे तो उसे प्री एक्लेम्सिया मानते हैं हाइपरटेंशन के साथ में। 29 है, स्तनपान के दौरान स्तनों को चूसने से मुख्य रूप से किस हार्मोन को स्राव में मदद मिलती है। तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग में अगर ब्रेस्ट को सक किया जा रहा है, बच्चे के द्वारा चूसा जा रहा है, तो उसमें से कौन सा हार्मोन जो है रिलीज होता है, स्राव होने में मदद मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन, क्योंकि दूध को स्रावन ऑक्सीटोसिन ही करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे है माय डियर, कहता है कि 24 सप्ताह के गर्भ में गर्भाशय का कोष कहाँ होता है। माय डियर कहता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर कि 24 सप्ताह के प्रेगनेंसी पे, समझ गए, 24 सप्ताह के गर्भ में जो है फंडस जो है यूट्रस के कहाँ पे होता है, तो नाभि के स्तर पर होता है, समझ गए, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकल्स। मतलब जैसे ही 24 सप्ताह का गर्भ हो जाता है महिला का, तो उसका जो गर्भाशय होता है वह नाभि के स्तर तक आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समझ गए। धीरे धीरे बढ़ते रहता है वो अवसर, समझ गए ना। 31 है, योनि से खून चिपचिपा स्राव निकलना क्या कहलाता है। माय डियर कहता है ए ब्लडी मतलब खून, स्टिकी डिस्चार्ज मीन्स चिपचिपा पदार्थ वेजिना से निकलता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग सो कहते हैं। सो एक जो है प्रेजेंस होता है, समझ गए, प्रेगनेंसी के दौरान, और यह सो जो है आपके बताता है कि वेजिना से खून और चिपचिपा स्राव निकल रहा है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 32 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक एएनसी, माय डियर एएनसी, प्रत्येक एएनसी दौरे पर निम्नलिखित का परीक्षण किया जाना चाहिए। कह रहा है कि फ्लोबिंग शुड बी टेस्टेड एज एवरी एएनसी विजिट, मतलब एएनसी के विजिट पर कौन सा जांच होता है। तो ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा और प्रोटीन। जब भी जो है महिला अपना टेस्ट करवाने जाए प्रेगनेंसी के दौरान, समझ गए ना, तो उसको हीमोग्लोबिन का, समझ गए, यूरिन ग्लूकोज का और प्रोटीन का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यही उपस्थित होता है एक्लेम्सिया के लक्षण में, समझ गए। क्योंकि इस प्रेगनेंसी में महिला को जो है क्या होता है, एनीमिया हो सकता है, तो उसके लिए ब्लड जांच करेंगे। ये ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है यहाँ पे, तो मूत्र शर्करा, प्रोटीन निकल सकता है, तो एक्लेम्सिया के लक्षण हो जाएगा, तो इसलिए प्रोटीन का टेस्ट होना जरूरी है। तो प्रत्येक एएनसी के विजिट में यह तीनों जाँच होनी चाहिए। ओके, 33 नंबर का है, यहाँ पे 33 नंबर का है, यदि पेल्विक ग्रिप में नरम अनियमित भ्रूण ध्रुव महसूस होता है तो यह हो सकता है। कहता है माय डियर कि सॉफ्ट इरेगुलर फिक्टल, समझ गए, पोल इन फेल्ट इन पेल्विक ग्रिप देन इट मे बी, मतलब कहता है कि पेल्विक ग्रिप में अगर नरम अनियमित भ्रूण ध्रुव पोल अगर महसूस हो तो यह क्या हो सकता है। मतलब पेल्विक ग्रिप में अगर बच्चा महसूस हो तो यह क्या हो सकता है। तो यह एक वर्टेक्स प्रस्तुति हो सकता है, पैर की तरफ से बच्चे को जन्म लेने वाली प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण। अब अगर ऐसा महसूस होता हो पेल्विक ग्रिप में, तो समझ लीजिए कि बच्चा उल्टा है, यानी पैर जो है नीचे की तरफ है और उसका सर ऊपर की तरफ है, ऐसा प्रेजेंटेशन है, समझ गए। तो इस चीज़ को समझना है। आगे है, छोटे शिशुओं के लिए विशेष स्तनपान का अर्थ क्या है। विशेष स्तनपान का अर्थ होता है कि शिशु को केवल माँ का दूध मिलता है और कुछ नहीं। तो एकनिष्ठ स्तनपान के मतलब ही होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ही होता है कि केवल और केवल माँ का दूध 6 महीने तक देना और कुछ नहीं, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है 35 है, बच्चे के जन्म के दौरान मातृ मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है। माय डियर, अगर एक बच्चा जन्म ले रहा होता है तो एक महिला का, एक माता का मृत्यु होने का सबसे बड़ा जो आम कारण होता है वह होता है हेमरेज, रक्तस्राव। इतना ना ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है जिससे एनीमिया हो जाता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक लग जाता है महिला को, जिससे डेथ हो जाता है, और यह जन्म के समय सबसे आम कारण होता है। ओके, आगे कहता है 1000 ग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशु के लिए विटामिन के की खुराक कितनी है। तो अगर 1000 से कम वजन का शिशु है तो इसे एक्सट्रीमी जो है लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, और ऐसे में जो है यह जो है राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 0.5 मिलीग्राम, इतना जो है आपको विटामिन के खुराक होता है। 37 नंबर है, माय डियर कहता है उच्च सुविधा के लिए रेफर करने से पहले कितने मिनट के भीतर प्लेसेंटा पहुंचा देना चाहिए। मतलब कहता है कि अगर कोई महिला को जो है प्रॉब्लम है, लेबर हो चुका है, प्रसव हो चुका है, बच्चा बाहर आ चुका है, लेकिन महिला जो है प्रॉब्लम में है, तो उससे उच्च संस्थान में रेफर करने से पहले 30 मिनट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि उसके प्लेसेंटा को बाहर निकाल देते हैं, डिलीवर्ड करवा देते हैं। क्योंकि जब तक प्लेसेंटा नहीं निकला रहता है तब तक अपूर्ण डिलीवरी माना जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता है। और प्लेसेंटा किस फेज में निकलता है,
लेबर के थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा को डिलीवरी करवाया जाता है और इसका थर्ड स्टेज का लगभग समय कितना होता है, तो लगभग औसतन जो है आपके 30 मिनट के आसपास, समझ गए। आगे चलिए, 30 मिनट में प्लेसेंटा निकल जाता है। आगे है 38 है, कहता है एपिजियोटोमी तब करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। एपिजियोटोमी, ध्यान दीजिएगा, एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी एक सर्जरी है जो अगर भ्रूण बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, उसका सर जो है भेजिना से बाहर नहीं निकल पाता है, तो भेजिना के नीचे जो पेरिनियम क्षेत्र होता है ना, पेरिनियम क्षेत्र, उसमें हल्का सा चीरा लगा दिया जाता है, जिससे भेजिना का द्वार बड़ा हो जाता है और बच्चा आराम से निकल जाता है। तो यह कब करनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ, यह ऑप्शन नंबर बी है। कहता है सिर जो है योनि के शीर्ष पर होता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है और संकुचन खत्म, कंट्रैक्शन खत्म हो गया हो, तो इस हिसाब से योनि के नीचे जो है एक चीरा लगाया जाता है जिससे आराम से बाहर डिलीवरी कराया जाए। 39 है, कहता है प्रसव के तीसरे चरण का सक्रिय प्रबंध करना क्या होता है। माय डियर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर शुड बी प्रेक्टाइट, ठीक है। तो कहता है प्रसव के तीसरे चरण का सक्रिय प्रबंध जो है करना जो है चाहिए कब, सभी महिलाओं में। थर्ड स्टेज तो सभी महिलाओं में जो है मैनेजमेंट होता है, तो सभी महिलाओं में यह जो है तीसरे चरण का प्रबंध करना चाहिए। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सी भ्रूण स्थिति जन्म के लिए सबसे अनुकूल है। तो माय डियर, जन्म के लिए सबसे अनुकूल जो प्रस्तुति होता है वह कौन सा होता है, तो वह होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ए नंबर, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो है वह सबसे जो है क्या किया जाता है, सबसे फेवरेबल बर्थ के लिए माना जाता है, समझ गए। 41 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रसव पीड़ा के लक्षण है। तो वास्तविक पीड़ा, प्रसव पीड़ा मतलब चूंकि लेबर के समय जो है पीड़ा होता ही है, पेन होता ही है, तो सबसे जो वास्तविक रियल ये पता लगे कि हाँ लेबर अब होने वाला है और यह लेबर का सबसे सही वास्तविक पीड़ा है, पेन है, वह लक्षण कौन सा है। तो संकुचन की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि में दर्द बढ़ते जाता है और आराम करने के बाद भी कम नहीं होता है। और लगे एक महिला है, वह अगर प्रेग्नेंट है, समझ गए, और प्रेग्नेंट के साथ जब उसका समय पूर जाए, कंप्लीट हो जाए लेबर के लिए, और उसमें अगर तीव्र आवृत्ति के साथ, समय के साथ, तीव्रता के साथ, अवधि के साथ दर्द अगर बढ़ते जाए और आराम लेने के बाद भी अगर दर्द न कम न हो, तो समझिए जो है उसके ट्रू प्रसव का यह लक्षण है कि अब इसके प्रसव का समय आ गया है, समझ गए। आगे है, कहता है माय डियर कि गर्भावस्था के दौरान पेट की दीवार, जांघों और स्तनों पर गुलाबी रंग के रेखीय निशान पाए जाते हैं। माय डियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहता है कि पिंकिश लिनियर मार्क्स, समझ गए। पिंकिश मतलब गुलाबी कलर के मार्क जो है पेट पर, जांघों पर, समझ गए, और स्तनों पर गुलाबी रंग के निशान दिखते हैं गर्भ अवस्था में। तो यह निशान किसका बताता है, तो यह निशान जो है एस्ट्राई ग्रेविडेरम को बताता है। एस्ट्राई ग्रेविडेरम को जो है बताता है कि स्तन पर, जांघों पर, समझ गए, पेटों पर जो है क्या होता है, गुलाबी जो है लाइनिंग होता है, वह एस्ट्राई ग्रेविडेरम होता है, समझ गए। आगे चलिए, 43 नंबर का है गर्भ अवस्था का एक सकारात्मक संकेत क्या है, मतलब प्रेगनेंसी का पॉजिटिव लक्षण क्या है। तो पॉजिटिव लक्षण यही होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ना, तो भ्रूण का हृदय ध्वनि सुनाई देता है माता को, समझ गए। भ्रूण का हृदय ध्वनि जो है फीटल हार्ट साउंड जो है सुनाई देता है, समझ गए। प्यूटरिट हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दूध को स्रावन को उत्तेजित करता है, मतलब प्यूटरिट हार्मोन जो प्यूटरिट से रिलीज होता है और वह स्तन ग्रंथियों से दूध को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है स्रावन के लिए। तो आपको पता है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो क्या करता है, स्तन ग्रंथि में क्या करता है कि दूध को उत्तेजित करता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, समझ गए। आगे चलिए, 45 नंबर है, कहता है आयुसीडी वाली महिला का सबसे समान जो सिम्टम्स होता है, शिकायत होता है, वह क्या होता है। कॉमन कंप्लेन ऑफ ए वोमेन विथ आयुसीडी, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। अगर कोई महिला जो है गर्भ से बचने के लिए आयुसीडी जो है डिवाइस का इस्तेमाल कर रखी है, लगवा रखी है, तो सबसे समान उसका कंप्लेन क्या होता है, कंप्लेन यही होता है कि वेजिनल जो है ब्लीडिंग हो जाता है कभी कभी। तो सबसे नॉर्मल शिकायत आयुसीडी वाली महिला का यही है। 46 नंबर है शुक्राणुओं की संख्या अगर 20 मिलियन प्रति ml से कम हो तो इसे हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, समझ गए। एलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एस्पर्मिया क्या होता है, तो अस्पर्मिया होता है
ए देखिए, ए अस्पर्मिया होगा ना, अस्पर्मिया होगा मतलब होता है कि बिल्कुल स्पर्म नहीं होगा। ओलिगो स्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म तो होगा बट कम होगा, यानी 20 मिलियन से कम होगा। प्रति ml 20 मिलियन स्पर्म अगर है तो यह स्वस्थ माना जाता है, अगर इससे कम है तो कम माना जाएगा। तो ओलिगो स्पर्मिया अल्प शुक्राणु को बताता है, समझ गए। 47 नंबर है, कहता है कि अगर कोई यदि कोई असुरक्षित सहवास करता है उसके बाद कितने अवधि के भीतर जो है उसे इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव दवाई लेनी चाहिए, तब जाके यह इफेक्टिव होता है। तो मानिए कोई मेल फीमेल है, वह जो है बिना अनप्रोटेक्टेड, बिना किसी प्रोटेक्शन के अपना रिलेशन बना लिया, लेकिन उसे डर रहता है कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए। तो इन खतरा से बचने के लिए उसे जो है रिलेशन के 72 घंटे के अंदर जो है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल लेती है, तब जाके जो है उससे बच सकती है प्रेगनेंसी से, समझ गए। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है, समझ गए, वह अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के बाद 72 घंटे के अंदर लेनी चाहिए। पुरुष नसबंदी को भैस्कोटोमी कहते हैं, आपको पता है भैस्कोटोमी पुरुष नसबंदी को कहते हैं, समझ गए। तो ये हो गया। 49 है, इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक ओवुलेशन को रोकते हैं किसके द्वारा। तो माय डियर, इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव जो इनहिबिट ओवुलेशन होता है वह कैसे रोकता है। तो माय डियर यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका जो है वह डी है, इन सभी। तो जो इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव मतलब इंजेक्शन के द्वारा जो गर्भ को रोकने वाला जो लिया जाता है, एलएच वृद्धि को रोकना और एफएसएच और एलएचएच को कम करना, गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्मा को गड्ढा करके और इंडोमेट्रियम को आरोपण के लिए कम उपयुक्त जो है बना देता है, डिम परिवहन की दर में बाधा डालता है। तो यह सभी काम करता है इंजेक्टेबल जो होता है कंट्रासेप्टिव, वह क्या करता है एलएच को और एफएसएच को कम कर देता है, समझ गए। यह सर्वाइकल म्यूकोसा को जो है क्या करता है, सर्वाइकल ग्रीवा से जो श्लेष्मा म्यूकोसा जो गड्ढा होता है उसको गड्ढा कर देता है, और चूंकि एंडोमेट्रियम में ही फर्टिलाइजेशन को आरोपण होता है तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम को क्या करता है, कमजोर कर देता है, जिससे आरोपण नहीं हो पाता है, और डिम को भी परिवहन में यह बाधा डाल देता है। तो इन सभी हो जाएगा, समझ गए। 50 से कहता है पुरुष गर्भ निरोधक का एक सुरक्षित, सरल और अस्थायी और जो है विश्वसनीय रूप है। क्वेश्चन समझिए, पुरुष गर्भ निरोधक का एक सुरक्षित, सरल और अस्थायी और विश्वसनीय रूप है, कौन सा। अस्थायी है, ध्यान दीजिएगा। और इसका आंसर, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका आंसर आपको बताना है 50वें नंबर का। और आप जरूर बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा था, कि कितना जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ इस प्रश्न से। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, समझ गए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।